प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। ईद करीब आ रही है और सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये सियासी दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है इसके बारे में पेशगोई की जा रही है कि ये ईद के बाद किसी तहरीक चलाने या एहतजाज शुरू होने की तैयारी है। दूसरी तरफ हुकूमत ये दावे कर रही है कि मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन सियासी इस्तेहकाम शायद नहीं आ रहा। और अगर सियासी इस्तेहकाम मुकम्मल तौर पर नहीं आएगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा। हुकूमत को उम्मीद है कि एक तरफ तो उसे IMF का पैकेज मिल जाएगा, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म गए हुए हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ से भी कुछ चीज़ें तय हो सकती हैं पाकिस्तान के फ़ायदे में। क्या वज़ीर-ए-आज़म को क्या मिलता है इस दौरे से, ये तो कहना कबल वक्त है। शायद 2-4 दिन में हमें पता चल जाएगा कितना कामयाब ये दौरा रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा पाकिस्तान के मुआशी हालात पे आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अपोजिशन है वो क्या करने जा रही है, वो उसके किरदार से पाकिस्तान की सियासत पर कितना असर पड़ता है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेहरबानी कुरैशी साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया मेहरबानी, खुशामदीद कहते हैं। बिलाल कैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल साहब खुशामदीद, नून लीग के रहनुमा है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। कुंडी साहब खुशामदीद, आपका बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेहरबानो, क्या होने जा रहा है ईद के बाद? हुकूमत में ये लोग हैं, सब जानते हैं, ये सब हैं। आप पूछ मेरे शुरुआत मेरे करने तो शायद आप जा रहे हैं जी। हमने तो देखिए, हमने अनाउंस कर दिया है कि हम ईद के बाद जलसे जुलूस करना चाहते हैं। इन पर है कि ये हमें इजाजत देते हैं नहीं। ये अगर इजाजत नहीं देंगे तो आप नहीं करेंगे। बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। देखिए, हमारा आईनी हक है और हमें बिल्कुल इनको इजाजत देनी चाहिए। हम पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और हम बिल्कुल लोगों का जो इस वक्त सेंटिमेंट है, जो लोगों का गम और गुस्सा है, आपको उसको एक प्लेटफॉर्म देना होगा कि एक पॉजिटिव तरीके से वो चैनल कर सकें। वहीं तो ये गुस्सा जो है ये एक लावा की तरह फट पड़ेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा पहले भी जितने हमने मुजाहरे किए या प्रोटेस्ट की, उसकी वजह से लोगों को ना एक कथासिस मिलता है, एक आउटलेट मिलता है जहाँ पे वो अपना इजहार कर सकते हैं और मुल्क में अमनो अमान जारी रहता है। फायदे में है, फिर बिल्कुल फायदे में गुस्सा उनका जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। बिल्कुल फायदे में है। देखिए, आपको आवाम को हमेशा, आपने पहले इलेक्शंस में आपके सामने है, आपने आवाम की राय को किस तरह ठुकराया है, धुतकारा है। आप आवाम को यूं मजीद दबाएं मत, आवाम को एक आउटलेट दें, उनको इजाजत दें कि वो आएं और वो अपने मुतालबे आपके सामने रख सकें, रियासत के सामने रख सकें। तो इनको इजाजत देनी चाहिए और इंशाल्लाह फिर हमारे जलसे होंगे, जुलूस होंगे। क्यों नहीं? आप लोगों को भी खबरों के लिए चीजें मिलेंगी। क्यों हुकूमत कतराती है इजाजत देने से? वैसे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। हुकूमत ने बहुत इजाज़तें दी हैं जी, और अभी भी अगर आइन और कानून में के दायरे में रहेंगे, पहली दफ़ा अगर कोई कोशिश करेंगे तो हुकूमत अभी भी बिल्कुल आइनी जो हकूक हैं और आइन के अंदर जो हदूद हैं उसके अंदर रहते हुए जिसका भी राइट टू प्रोटेस्ट है वो नहीं। मगर अब तो हुकूमत ये अज्यूम कर लेती है ना कि अगर इनको इजाजत दी तो ये पुरअमन नहीं रहेंगे। मेरी अर्ज सुने, 16 माह की हुकूमत में क्या इस्लामाबाद की तरफ इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था? आपने इजाजत दी थी? जी जी, बिल्कुल इजाजत देखी। और उसके बाद आपको नहीं, वो जब आपने एक जगह पे कमिट करने के बजाय खान साहब ने कहा हम इससे आगे जाएंगे जी, फिर अटक के वो जो पुल के ऊपर आके इन्होंने वहां पे जो तशद्दुद किया, फिर उसके बाद जमान पार्क में आप मुझे बताएं, जब अटक ब्रिज तक पहुंचने में इनको याद है, जरा फुटेज चला दें, कितने मरहले गुजरने पड़ते, कंटेनर कहीं, ब्लॉकेड कहीं, हर सड़क बंद आपने की। इसको इजाजत देना कहते हैं? ये 25 मई की बात हो रही है। देखिए, और जमान पार्क तारीख की भी बात करें, इनका यही रहा है। जिस पुलिस को आप बार बार कहते हैं ना कि इनको सिक्योरिटी फराहम करें, इनको उसी पुलिस के ऊपर ये टेयर गैसिंग करते हैं। सुप्रीम हम पे हुई है जी। सुप्रीम जमान पार्क के बाद आपने पेट्रोल बम फेंके, बिल्कुल फेंके। आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की गाड़ियों को आग लगाई। आपके लोगों ने, कारकुनान ने बच्चों को और खवातीन को आगे करके ह्यूमन शील्ड्स बना के तशद्दुद किया पुलिस नहीं, देखिए पेट्रोल बम को ना खान साहब ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा पेट्रोल बम को रॉकेट साइंस नहीं है, एक बोतल में पेट्रोल भर के फेंक दें तो पेट्रोल बम। मगर जो पेट्रोल बम आपके आईजी साहब ने रखा था, प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल बम नहीं बनता, बिकॉज वो पिघल ही जाएगी उससे फटने से ही पहले। वो आप लोगों ने खुद बना के ना रख दिए थे, हम पे इल्जाम लगाया था।
lot of it is true. 9 मई के दिन इन्हीं के लोग सड़कों पे थे, लोगों को बिल्कुल थे, लीड कर पुरअमन तरीके से थे। पुरअमन तरीके से आपने पुरअमन तरीके से लोगों को इकट्ठे आप करके पुरअमन तरीके से जिना हाउस लेके गए, पुरअमन तरीके से लोगों को अंदर भेज दिया। मैं आपको एक मुतालबा रखती हूँ ना, आप लोग क्यों कतरा रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कर दें। नहीं, क्योंकि आप लोग ये बयान मुकम्मल कर लें, मुझे मुकम्मल आपकी बात फैसला कुंडी साहब से करा लेंगे आप दोनों की बहस का। नहीं पर अच्छा आप मुकम्मल करें, मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने रखती हूँ, आप इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमिशन बनाएं और इंक्वायरी करें। 9 मई पे केस चल रहे हैं, देखिए आपकी मर्जी से हो नहीं सकता, आपकी मर्जी से नहीं हो सकता कि अब ये जज भी हो, ये तरीकाकार भी हो, जब तक इमरान खान साहब का गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स ना हो जहाँ पे जजेस के कॉरिडोर से वो गुजरे ना और सामने चीफ जस्टिस उनको ये ना कहें गुड टू सी यू आप मुल्जिम हैं, जब तक खान साहब राजी नहीं होते। खान साहब ने बच्चों की तरह हाथ ऊपर कर रही हूँ या तो आप बता देखिए, और क्योंकि आप बातें इस तरह की कर रहे हैं, अनइंटरप्टेड बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे बताइए आपके सामने। मैंने मेहरबानों को दे दिया अपना टाइम। देखिए दूसरी बात ये है, क्योंकि वैसे 2 versus 1 9 में जब हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि 1-2 दिन बाद खान साहब का कोर्ट से बयान है, उन्होंने कहा जी अगर हमारी ना मानेगी फिर से ऐसा होगा। 2 हफ्ते तो लगे खान साहब को वाकयात कंडेम करने में, जब उनको समझ लगी कि सियासी तौर पे ये मामला उस तरह नहीं हजम हो रहा जिस तरह उनका ख्याल था, वो ये मामला गुजर जाएगा, तब उनने माफ़ी मांगी। वरना उनका ये ख्याल था कि अगर मैं इधर उड़ा सका सब कुछ तो मैं इस तरह ही उड़ाऊंगा। ये बाद में उन्होंने कंडेमनेशन शुरू की कि जी जिना हाउस में जो बड़ा गलत था, शोधा की यादगारों पे जो हुआ बड़ा गलत था, तब तक ये इनका पहला स्टेटमेंट खान साहब का ये था जब वो अदालत में आए थे, मुझे याद है, तो पहला स्टेटमेंट उनका ये था जिसमें गुड टू सी यू कहा गया कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ है, मैं तो जेल में था। तो ये खान साहब ने ये कहा और उसके बाद में और अगर आप ये चीजें करेंगे तो इसी तरह कल जो बातें खान साहब ने जेल में की हैं उससे ऐसा लगता है कि दर्जा हरारत बहुत बढ़ने जा रहा है, या फिर दर्जा हरारत बढ़ चुका है और उसके नतीजे में वो बात कर रहे हैं। क्या किया खान साहब ने जो कल कहा कि मैं मुज़ाहमत की सियासत जारी रखूंगा, हार नहीं मानूंगा, और इसके अलावा बहुत सारी उन्होंने बातें की जो कुछ कोर्ट की जा सकती हैं और कुछ नहीं की जा सकती। तो सारी कोर्ट कीजिए ना, सारी कोर्ट की जा सकती है। तो ये बताइए कि अब ये क्या इसका आउटकम क्या निकलेगा कुंडी साहब? ये बहुत संजीदा मसला बनता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें PTI ने जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, इनको जमहूरिया के करें एहतजाज। अगर एहतजाज देखें, एहतजाज से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, मुज़ाकरात से डायलॉग से चीज़ें हासिल होती हैं। एहतजाज आपने करना है, अपने लोगों को सड़कों पर लाना है, चीज़ें करनी है, अपनी मोबिलाइजेशन करने में अपने वर्करों को। देखें अभी इलेक्शन गुजरा है, फिर आप कहते हैं कि जमने मज़ा में ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन पे बिस्मिल्लाह करें। मैं इनको ऑफ़र करता हूँ कि इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। इनके नए इत्तेहादी शायद बनने वाले, अभी मैं नहीं कह सकता। मौलाना साहब ने क्लेम किया कि मेरे बकौल उनके कि मेरे मैंडेट पर डाका डाला गया, तो अगर डाका डाला गया तो माल गनीमत तो तकसीम इन्हीं में हुआ है ना, इनको मिला वो मैंडेट। तो ये पहले उधर जुडिशल कमीशन वाले मौलाना साहब का जो एतराज़ है उसको ख़त्म कर दें कि जो सीटें मौलाना साहब कहते हैं वो खोल दें, उस पर जुडिशल कमीशन बना लें। फिर बाकी भी शायद हुकूमत इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके इनको देखते हुए फिर वो भी ऐसे कुछ कर लें। तो बिस्मिल्लाह तो करें ना ये लोग। ये कहते नहीं काम हम करेंगे आप करेंगे फिर वो चीज़ होगी। ठीक है, मैं बात नहीं डरने की बात नहीं है। हमने आपको आराम से सुना, ठीक बात थी गलत थी, हमने सुन लिया, आप भी सुन ली, उसके बाद अपनी बारी बात है। दूसरी बात ये देखें इन्होंने करना है, देखें हम कह रहे हैं बिल्कुल करें आपने अगर एहतजाज करना है पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन का हक है, लेकिन आप कानून को हाथ में लेंगे, फिर आपके ऊपर जब कानून फोर्स इस्तेमाल होती है फिर आप कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती होती है। लिहाजा आप चीज़ें वो ना करें, कानून की जो भी वो चीज़ें बिल्कुल करें आप, मतलब है कि एहतजाज बिल्कुल आप करें। लेकिन एक चीज़ होती है, हम भी जब एहतजाज करते थे, हम भी जब आते थे, हमें भी जब हमने लॉन्ग मार्च भी किया, जो भी किया, हम उनको बताते कि हमने यहाँ पर आके इकट्ठे होना है, हमने यहाँ पे जलसा करना है। हमने सपोज हमने 4 बजे डिस्पर्स होना है, 4 नहीं तो हम 5 बजे डिस्पर्स हो गए, ये चीज़ हमने की। लेकिन अब ये नहीं होता कि जी हम इधर आ गए बस हमने जो है ना वो हमने जो मुआहदा किया था हम उसको नहीं बात है, लोग नहीं मान रहे हमारे और बस हम बैठे यहाँ पे। नहीं, तो ये इसके लिए तो आजमा के करना पड़ेगा ना। देखें आप हमेशा ये कहकर इजाजत ना दें कि जी आप पुरअमन नहीं रहेंगे इसलिए आपको इजाजत नहीं मिल सकती। नहीं, मेरे ख्याल में कैसे ये साबित? मैं दावा देता हूँ सिंध में हम इनको इजाजत ट्रायल बेसिस पे दे देते हैं। सिंध में भी जब रैलियां निकलती हैं तो गिरफ्तारियां तो वहां भी शुरू हो जाती हैं, वहां पे भी होते हैं। नहीं पुरअमन हो तो बिल्कुल हम कहते हैं पुरअमन। हमने भी एहतजाज, हमसे ज़्यादा एहतजाज किसी ने किए, हमने मार्शलों के मुकाबले किए, हमने हमारे लोगों ने, हमारे वर्करों ने कोड़े भी खाए, क्या दोबारा की सोबतें भी बर्दाश्त की, हमने हमारे वालों ने कोड़े खाए, फांसी पे चढ़े, काल कोटलों में बैठे रहे। तो साहब आपको वैसे लग क्या रहा है, सियासी इस्तेहकाम आ रहा है पाकिस्तान में? देखें जो तरीक़ेकार अभी अपोजिशन का है तो मैं नहीं समझता कि सियासी इस्तेहकाम इस तरीके से आ सकता है। तो फिर कल ये होगा, कल खुदा न खास्ता इनकी हुकूमत आ जाती है
तो फिर वो उस वक्त की अपोजिशन ये काम करेगी। तो जो अब ये पहले इनकी हुकूमत की अपोजिशन ने ये किया तो अब ये जब हमने जब पीडीएम बनाई थी, जी। हमने जब पीडीएम बनाई थी तो इन्होंने उस वक्त की जमातों पे जो इल्ज़ामात लगाए कि क्यों किसके कहने पे गए हो, कितने पैसे लिए हैं। हम तो आज नहीं कहते कि आपके साथ जो हमारी जमातें आपके साथ इत्तेहाद में आ गई हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे किसके कहने पे वो कितने पैसे दिए हैं, क्या किया है। जमहूरी हक है वो उसमें हुकूमतों में या अपोजिशन में इत्तेहाद बनते भी। हमने पीडीएम बनाई थी इनके खिलाफ, वो एक हमने अचीव कर ली, उसके बाद पीडीएम का जो टारगेट था वो ख़त्म हो गया। अब ये बनाना चाहते हैं नए इत्तेहाद बनाएं कि जमहूरी, लेकिन पहली बात तो है कि अपने हाउस को तो ऑर्डर करें। मैंने हमेशा कहता हूँ 5 फ्रेंचाइज है इनकी, पांच फ्रेंचाइज अपने मुख्तलिफ काम कर रही है। एक निकलता है तो कहते हैं मुझे तो लीडर ने ये कहा है, दूसरा कहता है मुझे ये कहा है। अब आपस में लड़े हुए, कल आप देखें ना, कल वो जो गुत्तम गुत्ता थे। आपकी फेवरेट कौन सी उनमें से? नहीं, सारे हमारे भाई हैं। केपी वाला ग्रुप फेवरेट है या नहीं, हमारे सारे कोई ग्रुप्स नहीं है। देखिए ये शायद जमहूरी किसके खिलाफ गरज बरस रहे थे कल। असदुल्लाह रुके सुने, ये क्योंकि दोनों जमातें माशाल्लाह से जमातें सियासी जमातें कम और जमहूरी सोच इनकी इंटरनल पार्टी में कम, ये तो एक बादशाहत है ना जो इनकी जमात में चलती है। तो इनमें शायद मुख्तलिफ आरा रखने की इजाजत नहीं है लोगों को, वो इतनी ओपनली बयान नहीं कर सकते। हमारी एक जमहूरी 1 सेकंड नहीं जी, हमारी एक जमहूरी जमात है, इसमें लोग अपने आरा रखते हैं और उसको आप लोग को और उसमें डिविजन होंगे। ठीक किया जो फिर कह रहे हैं, मतलब वो सब ठीक कह रहे हैं। नहीं, जो बात है देखिए इंटरनल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इंटरनल बातें जो इंटरनल पब्लिक में नहीं आना चाहिए, ओपिनियन पब्लिक में नहीं आना, तो यही तो डिसिप्लिन नहीं आने चाहिए। मगर इनका उस पर बनता नहीं है कोई कमेंट करना। बट लेट्स कम टू जो इन्होंने गुफ्तगू की है। इन्होंने अभी बात की कि पीडीएम की हमने इल्जाम लगाए कि पैसे लिए। आपने सुनी होगी पीडीएम जब से खत्म हुई है, इनके अंदर से ही आवाजें आई हैं कि इनको किसी को फोन आया, किसी को क्या हुआ। तो इन बातों का एतराफ तो उन्होंने खुद किया है, इनके लोगों ने खुद किया है। हम तो सिर्फ अगर कहते थे, अगर वो इल्जाम होता तो एतराफ ना होता। उस इल्जाम का एतराफ ये लोग खुद कर चुके हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की और उन्होंने कितने अच्छे बच्चों की तरह की। क्यों की? क्योंकि हमने इनको हमेशा इजाजत दी, फैसिलिटेट किया। कहीं ना रोड ब्लॉक, ना कहीं शेलिंग, ना कहीं तशद्दुद, ना कहीं लाठीचार्ज, कहीं भी हमने इनको रोका नहीं। इसलिए उन्होंने पुरअमन तरीके से किया। जब आप लोगों को आने देंगे, उनको जगह देंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे तो लोग पुरअमन ही रहेंगे। मगर जब आप लोगों के ऊपर डंडे बरसाएं, टीयर गैस, आप लोग सब इस्लामाबाद में मौजूद थे, आप जानते हैं क्या हुआ यहाँ पे। मतलब एक वॉर जोन लग रही थी और हमेशा जबर रियासत की तरफ से हुआ है, क्योंकि वायलेंस की जो मोनोपोली है वो रियासत के पास होती है और रियासत ने उसका बेदरेक इस्तेमाल किया और आप सबने देखा। तो ये बात मत कीजिए कि हम आए और हम बिल्कुल पुरअमन रहे। हमने भी बड़ा एहतजाज किया और हम भी पुरअमन रहे हैं। इस वक्त हम लोगों के साथ जो हुआ और आपके सामने है वो सारे पर्चे, ये कोर्ट्स का हवाला देते हैं। तो उन कोर्ट्स में पिछले 9-10 माह से केसेस चल रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं आए। और हमने पहले दिन कहा था, बिल्कुल पहले दिन कहा था कि आप 9 मई पे एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और हकायक सामने रखें। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, ओनस जो है ना वो कभी ऑपोजिशन पे नहीं होता। कुंडी साहब का ये पता नहीं फेवरेट वतीरा बन गया, हर चीज पे कहते हैं हम पहला कदम ले फिर ये करेंगे। रियासत में तो आप है, सिंध में भी आप है, वफाक में भी आप है, बलूचिस्तान में भी आप है, हम एक सूबे में है। आप भी जरा बुटबारी का मुजाहिरा कीजिए ना। ओनस हमेशा हुकूमत पर होता है और हमने मुझसे कल एक प्रोग्राम में वादा किया था कि मैं सीएम केपी से कहूंगी। मैंने बिल्कुल जी पार्टी में वो बात फ्लोट भी की है और कोर कमेटी में डिस्कस होगा और बिल्कुल इस बात पे हम देंगे और देंगे। की हद तक इंक्वायरी के लिए तो ये इनिशिएट हुआ था कि कमीशन के लिए जी, और मैंने पेशावर हाईकोर्ट के पास जा रहे हैं कि जी केपी का कमीशन बना दिया जाए। नौरो मांगने गए हुए थे, पिछले तो जो एक इजलास हुआ था नौरो मांगने के लिए। चले उसकी उस पर बात करते हैं। लेकिन वैसे एक चीज मुझे कैन साहब ये बताएं कि 9 मई से पहले 25 मई हुआ था, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया था कि ये लॉन्ग मार्च तो नहीं करने देंगे। हालांकि उससे पहले आप खुद भी लॉन्ग मार्च कर चुके थे, पीपल्स पार्टी भी 2021 में लॉन्ग मार्च कर चुकी है, 22 में भी एहतजाज हो रहा था। तो जब आपने उस वक्त सारे रास्ते बंद कर दिए, और मैं खुद यहाँ इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पर मौजूद था, बूढ़ी खवातीन 70-70 साल के बुजुर्ग लोग और लोग फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी, उनके ऊपर टीयर गैसिंग हुई। हमने खुद देखा, बल्कि खुद हम उसका विक्टिम भी बने एज ए जर्नलिस्ट उसको कवर करते हुए। उसका क्या जवाब था 25 मई को, और लोगों के घरों में घुस के जो खवातीन को थप्पड़ मारे गए, क्या जवाब था? देखिए बात ये, और आपको उसका सियासी तौर पर नुकसान नहीं हुआ? देखिए एक गुजारिश है, जहाँ पे भी कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें कोई खवातीन या बुजुर्ग या ऐसे लोग जिनके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन होता है, तो उसको कोई भी आपको ये नहीं कहेगा सही हुआ। मगर देखिए पीटीआई की भी अब ये आदत बन गई है ह्यूमन शील्ड्स बना के। अब आपको एक चीज़ की इजाज़त नहीं मिली तो आप फिर भी कहते हैं हम जोर से लगाएंगे और आगे खवातीन और बुजुर्ग को कर देंगे और अब आप कुछ ना कहें।
ये भी एक वतीरा बन गया है। जमान पार्क में ये हुआ सर एक अगर आप बुरा ना माने, कॉम्प्लेक्स में मैं आपको याद दिलाऊं, जब मियां साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, इजाजत पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं दी थी आपको, जब इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए किया था आपने, आप कंटेनर्स हटा कर निकले थे, मॉल रोड पर पथराव हुआ था, टीयर गैसिंग हुई थी, आप उनसे उलझते रहे थे, फिर आप गुजरांवाला पहुंचे थे और गुजरांवाला जाकर अपना मसला मेरी अर्ज सुनिए। अब आप मुझे बताइए, हसन न्याजी साहब जब गाड़ी के ऊपर खड़े होते गलत किया उन्होंने, ये तो उनके लोग तो नहीं मानते। नहीं उनके लोग नहीं मानते। हमने कहा कि वो गलत किसके रिश्तेदार हैं वो? ये पहले किसके रिश्तेदार हैं? क्या इमरान, क्या वो गलत शो पे आप और मैं हम मुझे तीनों उसी शो पे सर, मुझे एक दफा असद साहब इस शो में एक सेगमेंट मुमकिन होगी जहां पे मैडम की इंटरप्शन के बगैर नहीं, आई विल एंड यू कैन आंसर एट योर टर्न, यू कैन। स्पीकर जो है ना, ये तो ऑनेस्टली देखिए, गुजारिश ये है कि अब आप पुलिस वालों को अगर आप देखें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, आप उनको कहते हैं सामने फिर से वही लोग आएंगे जिन्हें कल आप पे तशद्दुद किया था और आपने उनको पे हाथ नहीं लगाना। तो देखिए बात ये है, आप बार बार आप बेशक ये करें, ये बार बार करना चाहते हैं, इनका ख्याल है ये हर वक्त उद्यम बचाए रखते हैं। अभी आप सिर्फ ये कोर्ट्स का मामला देखते हैं, छः जजेस के ख़त का मामला देख लें, उसके ऊपर एक संजीदगी और सेंसिटिविटी के साथ कोर्ट भी प्रोसीड करे, हुकूमत भी प्रोसीड करिए। ये क्या कहते हैं जी, वो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कूद के हम नहीं मानते, मामला जजेस जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में हम नहीं मानते, आप हैं कौन? और उसके बाद जब इनका काबा मुतालबे के मुताबिक काम हो जाए, आप कहते हैं इसमें भी नुक्स निकालना है, फुल कोर्ट हो गया तब भी नुक्स निकालना है, बिकॉज इनका रवैया यही है हर मामले पे, पार्लियामान के अंदर मफलूज करना है। गाजा जैसा मामले के ऊपर भी अगर कोई मोशन चूंकि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से आ जाए तो उसमें भी सुने बगैर पहले ना कर दी, कागज फाड़ दिए, आगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे सिगरेट पी ली, बाहर भी मफलूज करना है, अंदर करना है, ये शौक पूरा करें। मैं कहता हूं आप इनको राइट ऊपर, मैं चाहता हूं कि ये आए और ये अपना काम करें, बिल्कुल करें सड़कों पे, इससे हुकूमत का काम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा सर, ना ही रुकना चाहिए। 16 माह में भी नहीं रुका था, अब भी नहीं रुका। 16 माह में हुआ क्या था? नहीं 16 माह में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। अगर हुआ, अगर कुछ हुआ होता तो सर 8 फरवरी के ये नताइज तो ना निकलते। नहीं सर, बात ये नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, मैं आपको बताता हूँ, एक शख्स है जो आज जेल में, राइटफुली जेल में, उस शख्स ने जाते जाते मुल्क को दिवालिया करने की अपने हाथ से कोशिश की, उसने अपने हाथों से मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला, उसने अपना किया हुआ IMF के साथ मुआहदा तोड़ा, वो जानता था कि डॉलर की किल्लत होगी और हम डिफॉल्ट कर सकते हैं, उसने ये फैसला किया। उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई, उसने डिफॉल्ट अवॉइड करने के लिए इन्हीं का ही किया हुआ IMF प्रोग्राम रिवाइव किया। आपके अपने लोग मिफ्ता साहब और जुबैर साहब कहते हैं कोई डिफॉल्ट नहीं सर, नहीं, बिल्कुल डिफॉल्ट की सिचुएशन गलत कहते हैं जुबैर साहब और मिफ्ता। नहीं देखिए, मिफ्ता साहब ने बिल्कुल ये बात नहीं की। मेरी अर्ज सुनिए, उस टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, IMF का प्रोग्राम हमने इन्हीं का किया हुआ रिवाइव किया, जिसके नतीजे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई। और तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा आज भी इनकी जमात में, उस शख्स ने, वो उसकी ऑडियो लीक आपके सामने, इनने उस बदनीयती के साथ वो खत निकाला। ना सिर्फ ये, आज भी इनकी ये सोच बरकरार है। ये जब हमारी मौजूदा हुकूमत बनी है, फिर से इमरान खान साहब ने IMF को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि वो अपने सियासी अज़ाइम के साथ ये मामलों को नत्थी करना चाहते हैं। अब आपने बात की कि हुकूमत का काम होता है कि हाथ बढ़ाना, तो मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। क्या जब बालाकोट का हमला हुआ था, उस टाइम पे ये हुकूमत में थे, ये तो अपोजिशन का हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। बालाकोट के हमले जैसे नेशनल इमरजेंसी के मामले के ऊपर भी जब आर्मी चीफ ने आगे ब्रीफिंग दी थी, ऑपोजिशन मौजूद थी, इमरान खान साहब उस कमरे में नहीं आए क्योंकि इनकी अना ने उनको इजाजत नहीं दी। शहबाज साहब ने आज भी प्राइम मिनिस्टर बन के मुफाहमत की बात की। आपको 16 माह की हुकूमत के दरमियान, आपको 16 माह की हुकूमत के दौरान आपको एक वाकया याद होगा, जब हमारी हुकूमत के इख्तिताम के करीब दोनों जमातें बैठ गई थी पार्लियामेंट हाउस में, बड़ा अच्छा माहौल बना था। किसने उनको वापस खींचा था? इमरान खान ने वापस खींचा था। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने खुद विटनेस की पिछले हफ्ते एक मीटिंग स्मगलिंग के खिलाफ नेशनल एक्शन लेने के लिए, जिसके अंदर CM सारे सूबों के मौजूद थे, CM KP मौजूद थे। बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, मैं खुद मौजूद था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने CM KP को मौका भी दिया, CM KP ने भी अपनी इनपुट, लेकिन उनका चीफ सेक्रेटरी आप उनको नहीं दे रहे। देखिए, वो चीफ सेक्रेटरी मांग रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। वो मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे। मखसूस नशिस्तों के ऊपर आप मुझे बताइए, उन्होंने क्या किया कि KP की असेंबली ओथ नहीं लेगी, वो एक अलग मामला है। मैं आपसे बात कर रहा हूं जहां रियासती मामले हैं, अगर आप मेच्योरिटी के साथ, डायलॉग के साथ आगे लेके चलेंगे, हम हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कभी भी मुफाहमत की बात की, लेकिन अमली तौर पर ऐसा लगता है PTI को कि शायद उन्होंने या कुंडी साहब की राय लेते हैं। इस पे एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। साहब, ओनर
कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी कि हुकूमत को पहला हाथ बढ़ाना होता है। ये बताइए कि आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ना बढ़ता शुरू में, क्योंकि पीटीआई ने फौरन जाकर अपना शो किया, इंटेंट शो किया कि हम पार्लियामेंट की सियासत कर रहे हैं, लेकिन फिर उनकी मखसूस नशस्तें उनको ना मिली, फिर उनकी एक एक करके रिकाउंटिंग शुरू हो गई। उधर से कांजू साहब हारे हुए आ गए, इधर से अजहर कयूम नारा साहब गुजरांवाला से आ गए, और लोग आ गए। तो आप नहीं समझते कि इसने भी टेम्परेचर को बढ़ाया है? देखें, ये दो चीज़ें, इसमें हुकूमत का कोई वो नहीं है मदखल। अगर सीटें नहीं दी गई, वो आप लीगली चीज़ें देखें, आप उसको देखें जो इलेक्शन कमीशन ने हमें दी, और लीगल इलेक्शन कमीशन हमने नहीं लगाया। जब से नैब के चेयरमैन पे हमें ताने देते थे ना, आप लोगों का दिया हुआ तोहफा है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपने लगाया था। और मुझे अभी भी याद है कि पार्टी के बानी चेयरमैन जो वज़ीरिस्तान की पार्टी पे खड़े होकर कहा था पाकिस्तान में इससे बेहतरीन बंदा मुझे नहीं मिल सकता, आपने लगाया था, मैं तो नहीं लगाया था। जब मैनेजर ही मतलब है कि इतना नालायक हो जो अपनी टीम अच्छी नहीं चुन सके, या कैप्टन अपने खिलाड़ी अच्छे नहीं चुन सके, तो कैप्टन का कसूर हमारा तो नहीं है। फिर अगर उन्होंने किया है जो एक लीगल वे है, और लीगल वे में गए हैं, हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप जो है वो इनसे ओथ लें रिजर्व सीटों की। अब ये कहेंगे कि ये अगर हमसे ले गए हैं, उसको खाली छोड़ दें, इनका नहीं बनता, ऐसे नहीं है। अगर वो सीटें खाली हो गई, जो पार्टीज बची हुई हैं उसको मिलेगी। आपकी पार्टी जिसमें आप गई हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, उसके अपने सरबराह को अपनी पार्टी पे एतमाद नहीं है, और फिर उसके बाद वो खुद आज़ाद लड़ा है। अब जो इन्होंने कहा है कि नहीं पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इनके पार्टी के बानी चेयरमैन ने कहा कि मेरी पार्टी में 2 दफ़ा से ज़्यादा चेयरमैन कोई नहीं बनेगा, और उस वक्त से वो एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है। मैं अपनी जमात में जिस तरीके से हम इंटरनल हमारी जो मीटिंग्स होती है, हम इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन इन्होंने तो सरेआम कहा था कि 2 दफ़ा से ज़्यादा कोई चेयरमैन नहीं होगा, तीसरी दफा कोई और आएगा मेरी पार्टी का। लेकिन आप नहीं समझते कि सियासी इस्तेहकाम की कुंजी हुकूमत और उनके थाजियों के हाथ में बिल्कुल होती है। ज़रदारी साहब चाहें तो ये किसी न किसी हद तक देखिए, जो चीज़ भी है, जितनी भी हम लड़ाई लड़ लें, ठीक है, जितनी भी हम लड़ाई लड़ लें, आखिरी जो बात है वो डायलॉग्स भी होती है, आपकी टेबल टॉक्स भी होती है, ऐसी नहीं होती। टेबल टॉक का माहौल किसने देना है? नहीं, देखिए माहौल होता है। देखिए, हम जब पीडीएम की जब और इत्यादि जमातों की हुकूमत आई थी ना, कोई जमात रेडी नहीं थी अपोजिशन के साथ बैठने के लिए। हमने ही पहल की थी, हमने कहा कि आपने बैठना अपोजिशन के साथ, और इनके साथ बिठाया हमने उस वक्त की इत्यादि जमातों। उसके बाद जो सिचुएशन बनी, पहले तो ये था कि मैं एक नॉन सीरियस टाइप कमेटी भी थी, वॉट एवर जो भी इनके नुमाइंदे थे, इन्होंने चुने, इनकी मर्जी। फिर उसके बाद जो आ गया 9 मई बीच में आ गया, चीज़ें आ गई, वो चीज़ें टेबल टॉक भी होता है, कुछ गिव एंड टेक भी हो जाता है। बात ये कहते हैं इलेक्शन करो, हम कह रहे हैं नहीं कराने, फॉर एग्जाम्पल। कुछ बात आई, चलो साल बाद नहीं है, 6 महीने नहीं है, 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने में हो जाते हैं, तो डायलॉग्स भी चीज़ें होती हैं। आप अगर मीडिया के थ्रू जलसे जुलूस के थ्रू बात करेंगे तो वो चीज़ें नहीं चल सकती। वो चीज़ें नहीं होती जो आप कहेंगे हम जलसा कर लेंगे, जुलूस कर लेंगे, धरना दे देंगे। आपने पहले भी पता नहीं 100 कितने 20 दिन जितने भी धरना दिया, पहले भी 26 दिन धरना दिया। देखिए, इस चीज़ से नहीं होती। हमेशा आपका देखिए फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट मौजूद है। मगर लॉन्ग मार्च तो आपने भी की है, एहतजाज आपने भी किए, इन्हीं की हुकूमत में। तो मैंने कह दिया है, मैंने कहा जमहूरी हक है, लॉन्ग मार्च करें, ये जलसे करें, जुलूस करें, कानून को हाथ में न लें, मैं समझता हूँ पुरअमन करें, बिल्कुल करें, इनका हक है। लेकिन बात यह है कि आपका फोरम जो है, लेकिन ये जो आपका डायलॉग ऑफर कर रहे हैं ना कि ठीक है आप एहतजाज करते रहें, कैन साहब कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप नहीं समझते कि इससे फर्क पड़ता है, इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा सियासी तौर पर। देखिए, आपको जो फोरम है ना बात करने का, डायलॉग्स का, वो है आपका पार्लियामेंट में मौजूद है, पार्लियामेंट्री पार्टीज मौजूद है, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। हाँ, हम समझते हैं, ये समझते हैं, ये सब हमें भी रिजर्वेशन होगी कुछ सीटों पर इलेक्शंस पे, इनको भी है। फोरम क्या है, पार्लियामेंट है, हम ऐसी कानूनसाजी करें, कल ये चीज़ें बंद हों। अगर हम ये शोर शराबे करें, 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर ये सिस्टम आ जाएगा, फिर अगली जमात जो अपोजिशन होगी वो भी 5 साल शोर शराबा करेंगी, तो सिस्टम इस तरह नहीं ठीक हो सकता। सिस्टम अगर किसी ने ठीक करना है, अवाम हमें देख रही हो, आपने और हमने करना है। अगर पॉलिटिकल फोर्सेज ये काम नहीं करेंगी तो फिर हम लोग कहेंगे ये तो शोर शराबे के लिए पार्लियामेंट में गए हैं, ये करते हैं, फिर इलेक्शन होगा, सिस्टम कौन ठीक करेगा? हमने ठीक करना है, खराबी हमने ठीक करनी है। अगर हम नहीं करेंगे, शोर शराबे करेंगे, तो फिर वो चलता रहेगा सिस्टम। सही है। चैन साहब, वैसे ये जो आप कह रहे थे कि इनकी जिम्मेदारी है, ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है, और आप कमेंट कर रहे थे इनकी एक पार्टी के इंटरनल प्रोसेस के ऊपर भी। पार्टी का जो इंटरनल प्रोसेस है या एक सियासत है, वो तो आपकी भी आजकल बड़ी लाउड हुई है। जावेद लतीफ़ साहब कुछ और कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कुछ और कह रहे हैं, फिर इनकी मुखालफत में जो है हनीफ अब्बासी साहब आ जाते हैं, वो इनकी मुखालफत में कुछ और कह रहे हैं। इस तरह के बयान जो इनकी पार्टी के अंदर चल रहे हैं वो तो आपके भी चल रहे हैं। देखिए, हमारी जमात में कोई फैसलों के ऊपर ना जी कोई तकसीम नहीं है, हर शख्स की राय है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे कोई सीनियर साथी भी जिस तरह की राय का इजहार कर रहे हैं, उनको उस तरह
शायद नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे फैसलों के ऊपर भी राय है नहीं, सर। नहीं, नहीं, देखिए ना आप असद साहब, मुझे इजाजत, सर वज़ीर आज़म साहब एक कैबिनेट बनाते हैं, कैबिनेट मेंबर के ऊपर राना सनाउल्लाह कमेंट कर रहे हैं। मेरी इजाजत तो सुन लें, मैं इजाजत दें, बात तो सुन लें। राय मेरे जैसा छोटा कारकुन भी अपनी क़यादत के सामने अक्सर बहुत लाउडली देने का हक रखता भी और हक इस्तेमाल भी करता है, और ये लीडरशिप मौका देती है, स्पेस देती है। इसलिए हमारी जमात में बहुत वाइब्रेंट डिबेट्स होती हैं और आपका जो एक तासुर है उससे बहुत ज्यादा होती है। मगर टेलीविजन पर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, मगर देखिए, मगर आम तौर पे हमारी जमात में यही डिसिप्लिन होता है और मेरे नज़दीक होना चाहिए कि एज लॉन्ग एज आप पार्टी में, फिर एक दफ़ा व्हेन अ डिसीजन इज मेड देन इट इज एवरीवन्स डिसीजन। तो मैं भी ये समझता हूं कि जहां पे कहीं कोई इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो मैं ना उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को देखें ना, प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है ना कि उनको उन्होंने वज़ीर दाखिला बनाया है, उस पर राना सनाउल्लाह क्या कुछ कमेंट कर रहे हैं? उनको वो करना चाहिए कि वज़ीर आज़म का फैसला है? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल, मैं राना साहब की बात पे ये कहूंगा। फिर आप शेर यार अफरीदी और शेर अफजल मरवत पर कमेंट नहीं कर रहे हैं? बिकॉज शेर अफजल मरवत और गौहर खान खड़े होकर दोनों मुख्तलिफ मौक़िफ़ ये देते हैं कि इमरान खान का फैसला क्या था। हमारी जवान में कोई बंदा आपको आकर ये नहीं कहेगा कि मेरे हिसाब से नवाज शरीफ का ये फैसला था और मेरे हिसाब से नवाज शरीफ का ये फैसला था। कल इनके लोग खड़े होकर एक बात के ऊपर डिसएग्री कर रहे थे कि इमरान खान का फैसला क्या था, सेनेट में टिकट किसको दी गई थी और किसको पकड़ाई गई, यही बात थी ना जी। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो बात कुंडी साहब ने की है, देखिए ये लोग पार्लियामान में मौजूद हैं, पीटीआई, अब इनको फैसला करना है, या तो ये पार्लियामान से इस्तीफे दें और जाएं और फिर कहें हम इस निज़ाम को नहीं मानते, ठीक है जी। वी वुड प्रेफर दे डोंट डू दैट। आई वुड वांट एज अ पार्लियामेंटेरियन माई सेल्फ, आई वुड वांट कि ये एक कंस्ट्रक्टिव किरदार ऑपोजिशन का जो होता है पार्लियामान में अदा करें, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो इलेक्शंस के मामलात हैं, चाहे वो कौमी मामलात हैं जिसमें दहशतगर्दी और मईशत शामिल है। तनकीद भी अपनी वहां पे पेश करें और अपना मौक़िफ़ पेश करें, बिल्कुल करें। मगर अगर आपकी नीयत सिर्फ ये है ना कि हमने पार्लियामान के अंदर आके भी उस फोरम को मफलूज चीजें करने के लिए इस्तेमाल करना है, सड़कों पे मफलूज करना है, तब काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जो इनके सीएम है ना केपी के, उनकी चूंकि मुझे मौका मिला उनको मीटिंग में देखने का, फिर बाहर जाकर उनकी बयानबाजी देखने का, मुझे अब उन पर गियर चेंज कर लेते हैं, मुझे अब उन पर तरस आने लग गया। ठीक है, क्योंकि जो मैंने उनकी कौन से वाली पोजीशन पे, अंदर वाली पोजीशन पे या बाहर वाली पोजीशन पे, चूंकि अंदर मुझे लगता है, अंदर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चूंकि ये हमारे अंदर मामला बतानी जी, नहीं बात बताने का मकसद मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा। और ये देखिए ओवरऑल बेहतरी की तरफ जरा जाते हैं कि मैंने ओवरऑल उस मीटिंग में जिनकी उनकी भी रिप्रेजेंटेशन थी, वफाकी रिप्रेजेंटेशन थी, उस मीटिंग के माहौल में दोनों साइडों से एक कौमी इशू के ऊपर मेच्योर तरीके से डिस्कशन देखी। मेरा ख्याल है यही वक्त की जरूरत है। जो भी आपके इशूज हैं, उनकी साहब ने सही फरमाया, पार्लियामान के अंदर ये करेंगे, बहुत चीजों पे आगे प्रोग्रेस करने के काम ये हैं, बजाय इसके कि आप उलझे हुए हैं शेर अफजल मरवत में और शेर यार अफरीदी में। मुझे जरा 2 मिनट दीजिए ना। तर्ज की बात हो रही थी और तर्ज आने पे पहले उससे पहले एक और मैं बात कर दूं। आप ये कह रहे हैं खुद के केपी सीएम के साथ इतनी अच्छी इनकी मीटिंग हुई एंड दैट इज द राइट वे, और एटीट्यूड भी बड़ा अच्छा था, और उसके बदले में इन्होंने क्या किया? उसके 2 दिन के बाद उनके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। तो उनकी तरफ से तो ये गुड फेथ एंगेजमेंट आती है। हाँ, अच्छा, हाँ, ये बड़ी। अब तर्ज की बात करते हैं, इन पे तर्ज तो हमें आता है। इन पर इस वक्त इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, अपनी कैबिनेट ये पसंद नहीं कर सकते। इनको हमारी जो टीम मेंबर की सिलेक्शन पे, एक हमारा टीम मेंबर हुआ करता था, बड़ी तनकीद करती थी पीपल्स पार्टी, उन पर बड़ी बातें करती थी, मगर आज उनको अपना सेनेटर बना दिया। तो इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। इनके पास नहीं, मैं सिर्फ इख्तियार की बात कर रही हूँ। इनके पास वावडा साहब आपको तो बड़े नापसंद थे, आज आपके सेनेटर हैं। रजा रबानी साहब की जगह वो आपके सेनेटर हैं। ही इज योर पिक। तो इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। इसलिए जब हम इनसे कहते हैं कि आप ये कर दें, ये हर चीज हम पे डाल देते हैं कि ये पहले करें तो फिर उसके मुकाबले में करेंगे, क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये तो किसी और के अहकामात पे हुकूमत में भी आए हैं, लोगों को भी ले रहे हैं, सेनेट में भी डाल रहे हैं। रिकाउंट इनके कहने पे नहीं होती, कहीं और से हुक्म आता है रिकाउंट भी। और इलेक्शन कमीशन जी बिल्कुल, ये इतने मासूम हैं, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ फीते काटने के लिए आए हैं। ये इनके पास फीते काटने के अलावा कोई इख्तियार ही नहीं है हुक्मरानी का, वो इख्तियार कहीं और है। फैसल मोटा साहब पर कोई कमेंट करना चाहेंगे आप सर? देखें, अभी जो सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, अब यहाँ पे बड़ा मीडिया भी और ये भी चीखते थे कि जी पैसों का और अरबों रुपए की टिकटें बेच, अरबों रुपए लगा के लोग सेनेट में आते हैं, चीज़ें आती हैं, और केपी और बलूचिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर है। देखिए, हमारे 3 सूबों में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है। बलूचिस्तान में हमने अपोजिशन की जितनी सीटें बनती थी, हुकूमत की बनती, हमने उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपका हिस्सा बनता है, बिला मुकाबला में बना दिया। ठीक। पंजाब में भी इसी तरीके से एक प्रोसेस हुआ, तकरीबन बिला मुकाबले समझौते। सिंध में
क्योंकि MQM थी, हमारी अपोनेंट थी, उनके पास समझे कि 80% वोट्स थे दूसरे सेंटर के लिए, 20% 6 वोट उनको चाहिए थे और हमारे एक्स्ट्रा थे, तो हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हमने वोट किए। हम ये नहीं कहते, हम तो ये भी मानते हैं हमारी माजी में पोलराइजेशन रही है, PMLN के साथ बहुत ज़्यादा रही है, हमने COD की, हमने मुस्लिम लीग काफ़ी के साथ हमारी पोलराइजेशन रही है, हम पॉलिटिशियन हैं, हमने उनके साथ भी बातचीत की है। हमारे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी, इनके अभी जो प्रेसिडेंट हैं जो हैं परवेज़ इलाही साहब, हमारे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। हम तो डायलॉग्स पे बिलीव करते हैं। हमने MQM भी, हमारी लव हेट अफेयर हमारा MQM के साथ चलता रहता है। उन्होंने भी अभी भी उन्होंने हमें वोट किया, हमारे अपोनेंट्स हैं लेकिन हमें उन्होंने भी वोट भी किया, प्रेसिडेंशियल वोट भी किया, उनकी मेहरबानी। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते रहते हैं, ये नहीं होता कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। फैसल वाला जो भी थे इनके साथ थे, उनको इन टाइम छोड़ गए, उनको मेरे ख्याल में पहले से गरज चमक महसूस कर ली कि यार ये जो है गलत टाइप है। तो ये चीज़ें जो है, अब सेंड में अगर देखें, पैसों की सियासत अगर कोई करना चाहते हैं वो PTI KP करना चाहती है। अब ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपोजिशन के मेंबर तोड़ें, वरना बैठ जाते। हमने तो इनको पहले भी ये तो नहीं थी, और मेरे पास 1-2 प्रोग्राम में PTI के दोस्त बैठे थे, मैंने कहा मैं ऑफर करते हैं कि अपोजिशन की जितनी सीटें बनती हैं आप उनको दे दें। अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, कब तक मैं इनको कह रहा था कि आप हमें जो अपोजिशन की सीटें बनती है KP में दे दें, बाकी अपने ले ले, अल्लाह खैर से अल्लाह। सही, लेकिन ये नहीं दे रहे। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ 5 सीटें इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं, और 6ठी की तरफ हम गामजन हैं सेनेट की। KP से लिख ले कागज के ऊपर 5 कितनी बताइए? 5.5 सीटें, 5 इंशाल्लाह अपोजिशन जीत रही है, पूरी अपोजिशन, और 6ठी की तरफ इंशाल्लाह हम गामजन और 6 सीटें। कैसे होगा? कैसे होगा ये? 6ठी पे कैसे गामजन है? वो गामजन के पहले 6 कैसे जीत रहे हैं? आप अपने खबरों के जरिए किसी को बता दें। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे आप तो इतने अच्छे बच्चों वाली करते हैं। आप नहीं चाहते ना, आप नहीं चाहते कि वहां पर जो है अपोजिशन के साथ बैठ के हम नहीं। वैसे एक तो मेरा एक सवाल आपसे ये है, कैसा माजर के साथ, ये एक तो मिर्जा अफरीदी कौन है जिनको आपने टिकट दिया? आप दूसरों पर तो बहुत बातें करते हैं, मिर्जा अफरीदी कहाँ से आए हैं जिनको आप टिकट दें, और कितने में बिका है? देखिए, पुराना, वो जब बच्चा था उस वक्त उसको क्रिकेट खेलता था, छोड़ दे। और जो बच्चा था, जो जब से PTI में बच्चे से बच्चा था, उसे टिकट वापस ले लिया। सॉरी प्लीज, मतलब ये एक संजीदा बात है? नहीं, संजीदा बात नहीं है एक्चुअली, संजीदा बात यहाँ पे हो नहीं रही है। फैसलवाड़ा संजीदा है, फैसलवाड़ा संजीदा है और मिर्जा अफरीदी गैर संजीदा। नहीं, क्योंकि मैंने तो कोशिश की है सिर्फ संजीदा बात करने की, मगर ये किसी चीज पे। चले मेरे सवाल का जवाब दे देना कि मिर्जा अफरीदी कौन है। आई डोंट नो, ठीक है। मैं एक्चुअली मुझे नहीं मालूम ये। मैं देखिए, मैं ना कोर कमेटी का हिस्सा हूँ, ना मैं इन फैसलों में मुझसे कोई मशावरत करता है, ना मैं इतनी सीनियर हूँ, तो मैं इन मामलात में मेरा बिल्कुल कोई दखल नहीं है। आपको ये तो पता होगा कि शहर यार अफरीदी अगर उनकी मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़ीशान का होना चाहिए था टिकट। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है और ये उनकी राय है। और मैं उस लेट मी कम बैक टू एक और नुक्ता जो इन्होंने उठाया था कि हम तो, हमारी लीडरशिप हमारी जो बताती है हम उसके पाबंद हो जाते हैं। बिल्कुल जी, जब हमारी लीडरशिप भी बाहर थी ना, हम उनके पाबंद थे। इस वक्त मसला ये है कि आपको फर्क अप अंटिल 3 हफ्ते पहले तो कोई मिल ही नहीं सका खान साहब से, किसी की भी मुलाकात नहीं थी। अब जब मुलाकात की इजाजत होती है, आपने देखा उमर अयूब साहब 7 दफा गए हैं मिलने, 7 दफा उन्हें रोका गया है। तो हमारी जो लीडरशिप बाहर है उसको तो हमारी लीडरशिप तक रसाई ही नहीं हासिल। खान साहब से ये चुन चुन के जो मर्जी होती है, जिसको जाने देते हैं, जिसको नहीं जाने देना होता नहीं जाने देते। तो इस सब के लिए इनके साथ तो इस तरह नहीं हुआ ना। अच्छा, तो जब आपकी लीडरशिप नहीं, जब आपकी लीडरशिप से आपका राब्ता मुनक़ता कर जो फैसले हुए जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है, जाहिर है ये जो पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसी वजह से हो रहा है ना, कि पार्टी की पे चेयरमैन की गिरफ्त कमजोर हुई है, वो चेयरमैन नहीं रहे, जेल में बैठे हुए हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये कोई केसेस नहीं है, और ये ऐसे केसेस हैं जो किसी अदालत में नहीं ठहर सकते, और ये पक्की जमानतें हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये तो फिर अगर ये केस है ही नहीं कोई और फैसला मेरिट पर हुआ ही नहीं है, तो फिर वो क्यों जेल में? ये देखिए, बात ये कि केसेस एक केस नहीं, मुझे राना साहब अपनी बात का जवाब खुद ही देंगे, मैं आपको उसका जवाब। आप इत्तफाक करते हैं? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दीगर जराइम के इमरान खान साहब मुर्तकिब हैं। मेरा यकीन है 200 हैं वो तो, मेरा क्या 9 में के भी जुर्म के डेफिनेटली हैं। तोशाखाना में रसीदें आपने देख ली कि किस तरह जाली रसीदें और इनवॉइसेस गनी। बात ना किया करें। नहीं, मैं बिल्कुल हम करेंगे। इमरान खान साहब निकाल दें, आज तक नहीं आपने पूरा शौक पूरा किया जी। इमरान खान साहब नहीं, मेरी बात सुनिए ना। इमरान खान ज़ानी तौर पे एक थानेदार शख्स था जिसने वज़ारत उस्मा पे मुसल्लत होकर SHO होने का शौक पूरा किया, चेयरमैन नैब होने का शौक पूरा किया, जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके प्रॉक्सी बना के शौक पूरा किया। उस शख्स का पूरा दिन मुल्क के मसाइल के बजाय उसका पूरा दिन ये मसला होता था
नवाज शरीफ के हाँ पास जी, सेल मगर में कोविड नवाज शरीफ को से सेल में इमरान खान खाना तो ने नहीं मिला, आप लोग शहबाज शरीफ को कोई दिवालिया कुर्सी तो हो नहीं गया मिल मुल्क गई, का। राना सनाउल्लाह को मैट्रेस तो नहीं लग गया, फलाने की दवाई तो नहीं पहुंच गई, उस शख्स ने अपना 4 साल ये शौक पूरा किया। शहजाद अकबर को इस्तेमाल करके आगे पूरा शौक किया, काजी फायजीसा के खिलाफ भी पूरा किया, शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ भी पूरा किया, पूरी ऑपोजिशन के खिलाफ भी पूरा किया। वो सारी हकीकत आपके सामने, अमेरिका जाके यहाँ पे जाके आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करनी, ये कह रहे थे मैं फलाने का ऐसी उतार दूंगा, उस शख्स से अपना शौक पूरा किया। इसलिए हमने दिलचस्प बात ये वो कहते हैं उनको तो अपने शौकत तरीन साहब का केस खत्म कराने के लिए जनरल फैज हमीद को फोन करना पड़ता था कि इनका केस वो तो कहते हैं मैंने किया ही नहीं है, नया मेरे इख्तियार में। असल में मजे की बात है कि 2018 तो मैं विदाउट इंटरप्शन आप मुझे बता दें कौन सी सेगमेंट नहीं, अब आप सदाकत अब्बासी साहब की कमी पूरी करिए, ये ना करें। देखिए मेरी अर्ज सुने सर, बात ये 2018 में भी आप बात करते हैं कि फैसले इनके नहीं थे, वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। 2018 में टिकट भी इनने तकसीम नहीं किए थे। आज आप छोड़ दें, इनको ये भी नहीं पता था कि ये टिकट कहां पे दे रहे हैं, इसलिए। और मजे की बात है जिन बाजवा साहब को ये कहते थे ना कि मेरी हुकूमत तो टिकट इन्होंने दिया ना, सर 2000 नहीं, उसके ऊपर भी आप गौर खान से पूछेंगे कुछ और जवाब आएगा, मरवत से पूछेंगे कुछ और जवाब आएगा। मेरी सर आपकी बात ब्रेक पर चले जाए साहब से पूछें जी, मैं विदाउट इंटरप्शन बोलने की ख्वाहिशमंद रहेगी जब आपके साथ कोई और गेस्ट बैठा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेना नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के दौरा सऊदी अरेबिया के हवाले से मुख्तसर सी बातचीत करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरेबिया को आप कैसे देखते हैं मिफ्ता साहब? क्या ऐसा होगा या क्या ऐसी डील होगी कि हम इसे कामयाब दौरा करार दे सकेंगे, और पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है आपके ख्याल में? देखिए, सऊदी अरब जाना सही बात है, रमज़ान का महीना है, उम्रा भी कर लिया, अच्छी बात है, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। लेकिन कोई ये उम्मीद करना कि सऊदी अरब जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब तो कुछ पता नहीं क्या डॉलर ले आएंगे, ये तो एक्सपेक्टेशन भी गलत है। और कोई मतलब कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी। आपकी मईशत में अगर जान है तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मईशत में जान नहीं है तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आज के दिन में जो थोड़ा बहुत उन्होंने मदद करनी थी तो 3-3.5 बिलियन डॉलर उन्होंने दे रखे हैं। बार बार आप जाके अगर पैसे मांगते हैं कर्ज़ में या ग्रांट में तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। और मेरा ख्याल है कि बस इनसे यही बात करनी चाहिए कि भाई हम अपनी चीज़ें दुरुस्त कर रहे हैं, जब दुरुस्त हो जाएँ तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन मिफ्ता साहब, जो इन्वेस्टमेंट है ये तो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान की ज़रूरत शायद शॉर्ट टर्म में भी है, जो हम सऊदी अरब से हमेशा सीख करते रहे हैं कि हमें जो है वो तेल मिल जाए डिफर्ड पेमेंट्स पे, या हम ये सीख करते हैं कि हमें हमारे अकाउंट में कुछ पैसे रखवा दें UAE या सऊदी अरेबिया, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? भाई 10 बिलियन डॉलर्स आपके अकाउंट में चाइना, सऊदी अरब और UAE रखवा चुके हैं। ये कम पैसे नहीं होते, 300 अरब रुपया है, ठीक है, 10 बिलियन डॉलर इन्होंने रखवाए हुए हैं। इसके अलावा आपको इन्होंने डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल दिया हुआ होता है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, रिवॉल्विंग क्रेडिट पे 1 साल का क्रेडिट होता है, जो आज तेल लेते हो उसका 1 साल बाद पैसे देते हो, वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं बैठकर पाकिस्तानियों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा मकसद, हमारे मसाइल का हल जद्दा में नहीं है, अमेरिका में, वाशिंगटन में नहीं है, अबू धाबी में नहीं है। हमारे मसाइल का हल पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है। और ये जब तक ये हम खुद मसले अपने ठीक नहीं करेंगे, दुनिया का कोई मुल्क आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आपका इतना बड़ा खसारा हो, आपके अखराजात इतने ज़्यादा हों, आपकी आमदन इतनी कम हो, आप कोई रिफॉर्म्स ना करें, बिजली गैस महंगी हो लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन ना करें, आप एक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स ना कर सके हों 40 साल के अंदर, आप एक पेंशन का रिफॉर्म ना कर सके हों, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करना है कि अच्छा हम पेंशन का रिफॉर्म नहीं करेंगे, पेंशन 5 साल में हमसे काबू पे निकल जाएगी, फिर हम कशकोल लेके जाएंगे दुनिया के पास। तो ये जो मेंटालिटी है हमको ये छोड़नी पड़ेगी, मेंटालिटी कि हम कशकोल लेकर दुनिया हमें बेल आउट करे। हम कहीं ना कहीं तो खुद भी तो कुछ काम करें ना।
सही है। मिफ्ता साहब, अगर अभी IMF के प्रोग्राम में हमें जाना है और एक सादा सी बात ये महसूस होती है कि आम आदमी को कि जब IMF का प्रोग्राम आएगा तो साथ उसकी कंडीशंस भी आएंगी, जब वो आएंगी तो महंगाई भी आएगी, नए टैक्सेस आएंगे, तो अवाम में शायद सकत तो है नहीं। इस मसले से हम निपटेंगे कैसे? क्योंकि महंगाई होगी, हुकूमत अनपॉपुलर होगी, मईशत में पता नहीं इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा, तो ये अनसर्टेनिटी जो है इसका हल क्या है? ये थोड़ी सी मईशत में पहले से तो बेहतरी आई है ना, जो पिछले साल की अबतर हालत थी उससे बेहतर हुई है मईशत, तो थोड़ा सा इस्तेहकाम आया है। दैट सेड, जो बिजली गैस महंगी करनी थी वो केयर टेकर कर चुके हैं। जो गैस सनत को वो 1100 रुपए में बेच रहे थे पिछले साल, वो आज 2800 रुपए 2900 रुपए में बेच रहे हैं, बल्कि 3300 रुपए में बेच रहे हैं रियली। तो महंगाई तो आपने कर दी, बिजली आपने महंगी कर दी, अब आपको अपना भी तो कुछ काम करें ना, कि बिजली की जो बनाने की कॉस्ट है उसको कम करें। क्या खुदा न खास्ता ये लिखा हुआ है कहीं पर कि हम लाइन लॉसेस कम नहीं कर सकते? क्या खुदा न खास्ता ये कहीं लिखा हुआ है कि हम जो है वो बिल कलेक्शन बेहतर नहीं कर सकते? अगर आपके ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जहां पे 40% बिल आपको नहीं आ रहा, आपकी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जहां 30-35% आप लाइन में लॉस कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या वो ठीक करना हुकूमत को जरूरी नहीं है? और अगर हुकूमत ये ठीक नहीं कर सकती, जो कि नहीं कर सकती, हमने देख लिया पिछले 30 सालों में, तो फिर इसकी निचकारी कर दे। ये PIA है मिसाल के तौर पर 90 अरब रुपया पिछले साल नुकसान किया है, ये किसके पैसे हैं? ये मेरे और आपके पैसे हैं ना। तो ये क्यों PIA चल रही है, क्यों इसको निचकारी नहीं कर रहे? ये आप जब चीजें निचकारी करेंगी, मईशत में एफिशिएंसी लाएंगे तो मईशत बेहतर होगी। और IMF अब आपको क्या कह रहा है? IMF कह रहा है कि NFC अवार्ड को देखो, IMF कह रहा है निचकारी को देखो। ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हम ठीक नहीं करेंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। तो कुछ थोड़ा सा अगर हुकूमत काम कर ले, थोड़ी सी अगर हुकूमत को इन चीजों का इदराक हो कि कितनी इस्लाहात की जरूरत है। IMF आपसे ये नहीं कह रही, लेकिन शायद कहना चाहिए कि यार ये तुम्हारे 78% बच्चे जो हैं वो सिर्फ 2 जुमले नहीं पढ़ सकते 10 साल के। IMF आपसे ये नहीं कह रही, लेकिन कहना चाहिए कि 40% बच्चा आपकी स्कूल में नहीं है, उसका कौन इलाज करेगा? जो बच्चे को आपने स्कूल में नहीं डाला और जिंदगी पर वो जहालत के अंधेरे में रहेगा, वो कभी जाके क्या इस माशरे का एक ऐसा इंसान बन सकता है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए? कोई दुनिया में मुल्क अमीर हुआ है जिसके अंदर लोग गरीब रहें, जिसके अंदर लोग जाहिल रहें, जिसके अंदर लोग जो हैं वो उनकी सेहत ना हो? हम ना सेहत दे सकते हैं, ना तालीम दे सकते हैं, ना रोजगार दे सकते हैं, तो फिर हम किस चीज़ की आज़ादी को लेके बैठे हैं? चाहिए। मिफ्ता साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो हम ख्वाहिश भी रखते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, सऊदी अरब किस हद तक इंटरेस्टेड होगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए और कितनी हो सकती है? भाई, पहले जब आपके यहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो सऊदी अरब के भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन सऊदी अरब के लोग आपसे एक रिफाइनरी लगा सकते हैं, वो बिल्कुल, लेकिन रिफाइनरी के अंदर जो चीज़ें मांग रहे हैं, जो बेनिफिट्स मांग रहे हैं, आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या ये बेनिफिट्स देने के बाद, कोई कंसेशंस देने के बाद कोई सेंस भी बनता है या नहीं बनता है। और अगर ये रिफाइनरी भी लगाते हैं या निचकारी भी होती है और सरमायाकारी भी पाकिस्तान में होती है, तो हमको ये बात ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसा आपने खुद कहा कि ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, हम बिल्कुल इसको मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमको अपने घर की चीज़ें ठीक करनी है वो करनी ज़रूरी है। एक सऊदी अरब की 5 बिलियन 8 बिलियन की रिफाइनरी से मुल्क बदल नहीं जाएगा। मतलब ठीक है, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन हमको अपनी चीज़ें दुरुस्त करनी पड़ेंगी और अपनी सिमत को ठीक रखना पड़ेगा, वरना सऊदी अरब हो या UAE हो, ना ये इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में, और अगर इनका इन्वेस्टमेंट कर लिया तो वो इन्वेस्टमेंट भी फंसा रहेगा। तो आपने कहा कि लोकल इन्वेस्टर पहले इन्वेस्टमेंट करे फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि जब भी ज़ाहिर IMF के प्रोग्राम में पहले भी हम गए हैं, फिर दोबारा जा रहे हैं, उनके कहने पर हमने लोकल इंडस्ट्री के लिए जो खुसूसी मराहत थी खासतौर पर बिजली गैस वगैरह की कीमतों में, वो विड्रॉ की हैं। उसके करने से क्या हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने से आलमी मंडी में जो कंपैरिजन है हमारे हमसाया ममालिक का, उसको हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं मिफ्ता साहब। तो ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, इसको कैसे कोप अप करेंगे? नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमारे यहाँ ये होता रहा है कि जो एलीट हैं, अशराफिया है, जिसमें बड़े बड़े सनतकार भी शामिल हैं, वो हुकूमत से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेते थे और बिजली गैस वगैरह सस्ती लेते रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ज़माने में हमारे पास गैस वाफर थी, हम देते थे, तो उस ज़माने में वो लेते रहे।
अब आप जो है वो मार्केट प्राइस पे दें ना, आप मार्केट प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा भी दे दें अगर आपको चाहिए तो, अगर आप गरीब लोगों से क्रॉस सब्सिडी करनी है। लेकिन एक हद तक IMF ये तो नहीं कहता आपको कि आपकी कॉस्ट से महंगी करें। इस वक्त मिसाल के तौर पर जिस रेट पे हम सनत को बिजली दे रहे हैं, तो हम सनत से 250 अरब रुपया ज़्यादा ले रहे हैं, जिससे हम गरीब लोगों की बिजली को सब्सिडाइज कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह हम सनत को गैस दे रहे हैं, तो सनत से हम तकरीबन 100 अरब रुपया ज़्यादा ले रहे हैं गैस का, जिससे हम गरीब लोगों की या मुतवासित तबके के लोगों की गैस को सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये IMF आपको कहीं नहीं कहता कि आप सनत को महंगी दें, आप उनको कंपैरेटिव रेट पे दे सकते हैं। लेकिन आपने खुद ये डिसाइड किया है कि क्योंकि बजट में जगह नहीं है, लिहाजा आप इन लोगों की गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे और गरीब लोगों को सब्सिडाइज करेंगे, लेकिन इनएफिशिएंसीज कम नहीं करेंगे। आप जो है वो UFG जो है अनअकाउंटेड फॉर गैस, वो कम नहीं करेंगे। 17% अगर गैस खो जाती है सिस्टम में, तो आप उसका पता नहीं लगाएंगे, लेकिन आप महंगी कर देंगे उसके लिए, सनत के लिए। ये IMF नहीं कहता आपको कि सनत की गैस महंगी करो या आप गरीब लोगों को जो है वो अमीर लोगों से सब्सिडाइज करो। आप बजट से पैसे देके सब्सिडाइज कर सकते हैं। सही है। तो मिर्जा साहब, ये एक्सचेंज रेट जो है ये आपके ख्याल में स्टेबल हो गया है, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, इसका फेट क्या देखते हैं आप? भाई एक्सचेंज रेट मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर चले जाए, हो सकता है वो नीचे चले जाए, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होती और किसी को पता होनी भी नहीं चाहिए। इसको मार्केट के ऊपर छोड़ दें। जो मुझे पता है वो ये है कि स्टेट बैंक ने पिछले दिनों में काफ़ी डॉलर्स खरीदे हैं इंटरबैंक मार्केट से। इसका ये मतलब है कि स्टेट बैंक इसका ये मतलब है कि मार्केट में डॉलर आ रहे हैं और स्टेट बैंक उठा पा रहा था, उसके बावजूद भी रुपया गिरा है। तो कोई ऐसी खास इस वक्त डॉलर की डिमांड नहीं है। जब से केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी और जब से ये IMF से हुआ है, तो लोगों को तसल्ली हो गई कि हम बैंक्रप्सी पे नहीं जाएंगे। और जब इनको ये तसल्ली हो गई तो एक डॉलराइजेशन की डिमांड कम हुई, फिर उसके बाद कुछ हवाले और हुंडी पे हाथ लगाया गया, कुछ अफगान ट्रांसपोर्ट पे हाथ लगाया गया, तो उससे अब डिमांड कम हो गई है डॉलराइजेशन की। पहले जो 1 साल पहले यहाँ पे खौफ व हिरास का समा था मंडियों में, वो ख़त्म हो गया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि डॉलर की कोई बहुत डिमांड है और बहुत ज़्यादा चेंज होना चाहिए। लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो आई डोंट रियली थिंक इट मैटर्स ऑल दैट मच। सही है। SIFC के रोल को मिर्जा साहब आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से और इसके रोल के हवाले से? SIFC का रोल इसलिए ज़रूरत पड़ी है SIFC के कि हुक्मरानी जो है हमारी नाक़िस हो चुकी है, हमारी हुकूमत कुछ कर नहीं पाती हैं, लिहाजा SIFC के लोग बैठे हैं कि वो काम करवा ले लोगों से। और वो इसलिए नहीं कि वो लेज़ी हैं, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे होते हैं, वो आपस में उनकी बनती नहीं है, या एक पेज पे नहीं होते, या फिर नैब का डर होता है वगैरह वगैरह, कि कोई भी हुकूमत के अफसर को बड़ा नैब का डर होता है, बहुत सारे मसले होते हैं। तो SIFC आई है। SIFC ये बात याद रखनी चाहिए कि SIFC की ज़रूरत ना पड़ती अगर हुकूमत एफिशिएंट होती तो पहले तो हमको एक कोशिश ये करनी चाहिए कि हुकूमत को एफिशिएंट करें। दूसरी बात ये कि SIFC चलो आपको वो इनएफिशिएंसी पे पर्दा डाल के आपको इन्वेस्टमेंट ला देगी, लेकिन पीछे से मईशत चलनी चाहिए ना, फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर कोई सऊदी अरब से जाके आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे आप इधर आके इन्वेस्टमेंट करें, वो आके इधर माइनिंग कर देता है, वो आके इधर रिफाइनरी कर देता है, जो भी कर देता है, लेकिन वो SIFC से इत्मीनान भी हो जाए, उसको लगेगा चलो यार वो मुझे परमिशन है जो चाहिए वो मिल जाएंगी, लैंड परमिशन है, लैंड यूज परमिशन, ईजमेंट राइट, कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं होंगे तो मैं प्रॉफिट कैसे लेके जाऊंगा? तो वो तो एक मसला है। तो SIFC उसका तो कुछ नहीं कर सकती है। सो हमको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।